अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर में हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स चल रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है। हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले, ठीक है, उन्हीं को भी देख लीजिएगा आप। 3 लेक्चर हुए आई थिंक, ठीक है, उन्हीं को भी देख लीजिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिएगा, मैं इससे सबसे पहले आपको ये करवाऊँगा कि कंसेप्ट दे दूँगा, फिर उसके बाद हल्के से MCQ सॉल्व करूँगा, उसके बाद टफ से MCQs और विद कंसेप्ट के साथ और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। जो आखिर तक रहेगा उसके लिए फ़ायदा होगा और मुख्तलिफ कंसेप्ट वो सीखने के काबिल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डेफिनेशन के हद तक नहीं है, या उसके फार्मूले के हद तक नहीं है, उससे अलावा भी वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपके टेस्ट में आ सकती हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल बन करके आ सकते हैं, उन्हीं को आप देख लें। ठीक है, तो जिसको बोर्ड लेवल की तैयारी चाहिए भैया वो क्या करें, वो हमारे वीडियो जो है सिर्फ जो शॉर्ट्स MCQ जो वहाँ तक देख लें, जिनको टेस्ट की तैयारी करनी है वो आखिर तक देख लें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड तो आप जानते हो, ठीक है, फील्ड तो आप जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बनती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेट की वजह से बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रीजन अराउंड अ चार्ज या सोर्स चार्ज, ठीक है, रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के वो रीजन या किसी भी चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज लिख दें, ठीक है, रीजन अराउंड अ चार्ज due to which a unit positive test charge, a unit positive test charge experience a electric force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होगी किसी भी चार्ज के गिर्द जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज को रखें तो वो अपने ऊपर फोर्स के ऊपर लगेगी, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे आप कहें कि हमें पता है कि हर चार्ज जो होता है वो क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लिख सकते हैं क्या? एवरी चार्ज। आपको पता है कि इस दुनिया में एवरी चार्ज क्या करता है? हर चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमें देखिएगा, मैंने कहा हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे तो मैंने कहा है कि यहाँ एक चार्ज जो है फील्ड क्रिएट करता है, तो दूसरा जो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। भाई ये क्या बात हुई कि टेस्ट चार्ज भी तो एक चार्ज है, क्या वो अपनी कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? ठीक है, पर करेगा, पर उसकी फील्ड इतनी होती नहीं है, ठीक है, जो दूसरे वाले जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को वो डिस्टर्ब कर सके, उसकी फील्ड को वो डिस्टर्ब कर सके, पर नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इतना छोटा सा चार्ज देते हैं कि वो किसी दूसरे की फील्ड को क्या नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि हम ये टेस्ट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है, तो आप बताओगे, तो इस डायरेक्शन जो है, जो फोर्स लगती है जिस डायरेक्शन में, किसको? जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, जो टेस्ट चार्ज है, जिसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मान लें इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। अगर मान लें यहाँ पे एक Q चार्ज है, यहाँ पे एक Q0 करके एक यूनिट चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो आप क्या करें? अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है और अभी लगेगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, जिसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो इससे अवे फील्ड फोर्स लगनी है, तो अवे लगेगी तो हम कहेंगे कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे है, यानी कि अवे है। तो याद रखें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती है। कैसे निकलती है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिव होता, उससे आपके पास फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। समझ आई ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई भैया? ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने फर्दर लेक्चर की तरफ, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। समझ आ रही है भैया?
क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइटिंग कुछ सही नहीं है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी कि आपके पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो यूनिट टेस्ट चार्ज पे आपके पास फोर्स लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यों पॉजिटिव जो है यूनिट पॉजिटिव क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चार्ज इतना वो होता है, समान होता है कि हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 करके, यानी कि 0 के बराबर ये चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज किसके बराबर होता है? करीब करीब। ठीक है, लिमिट भी अप्लाई करके बिल्कुल इसको हम 0 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज जो है ये आपके पास जो एक किसी टेस्ट चार्ज पे, जो यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। भाई यूनिट टेस्ट चार्ज पे कैसे फोर्स लग सकती है? देखिए, अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q है, इससे कहीं दूर जाके आपके पास डिस्टेंस R है इनके बीच में, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होगा, ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके ऊपर जितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो हम कहेंगे इसकी इतनी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगी वहाँ पे फोर्स लाजमी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगी वहाँ पे फोर्स लाजमी होगी। कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो होगी। और यहाँ से ये फोर्स अवे होती है, क्या होती है? अवे होती है। तो इस एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, उसी को हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट की बात करते हैं, किसकी यूनिट? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपके पास होती है भैया, ऊपर क्या है? फोर्स है, फोर्स की न्यूटन, नीचे कूलम, तो ये इसको इस तरह लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। समझ आ गई? अब इसकी डायमेंशन देखते हैं, आइए। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स है, नीचे क्यू है। देखिए, फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। कैसे आया? F=2 ma है। m मैस की kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg की जगह m, मीटर की जगह l, और t s का सेकंड का स्क्वायर था तो t-2 होगी। तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, तो चार्ज की डायमेंशन तो नहीं। कूलम यूनिट है, मगर कूलम से हम क्या नहीं निकाल सकते? डायमेंशन नहीं निकाल सकते। डायमेंशन में हम सिर्फ और सिर्फ बेस में आके एक्सप्रेस करते हैं। बेस जो बेस क्वांटिटी है, यानी कि बेस यूनिट है, उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल होता है किसके? क्यू डिवाइड बाई टी के। तो क्यू किसके इक्वल होगा? क्यू इक्वल होगा आई टी के। अब आई की यूनिट तो पता है, आई क्या होता है? एम्पियर। टी क्या होता है? टाइम, यानी कि सेकंड। तो एम्पियर की जगह हम एम्पियर ही लिख देंगे, टाइम की जगह, सेकंड की जगह टाइम लिख देंगे। ये आपके पास क्यू की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है किसके? फोर्स डिवाइड बाई क्यू के। तो हम फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे भैया? फोर्स की जगह पुट कर सकते हैं MLT-2, ये आ गई डायमेंशन। नीचे क्यू की जगह AT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AT लिख सकते हैं। ये ऊपर आएंगे, माइनस होंगे, MLT-3A-1। ये आपके पास डायमेंशन होगी किसकी? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ये भी आपके पास MCQs में आ सकते हैं भैया। समझ आ रही है चीज़ें? ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात समझाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज या एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, अब आपके पास पता है इलेक्ट्रिक क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बाद में उस तक जाते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके पास ये है कि भैया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आम एक जनरल बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पे। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, इससे आगे क्यू नॉट हमने रखा है, ये यूनिट चार्ज, इससे आगे क्यू नॉट रखा है। अब ये नहीं कि अब इसको हमने डिस्टेंस R2 और पॉइंट P पे रख दिया है, इसको कहाँ पे रख दिया? पॉइंट P पे। अब ये नहीं कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जाके दूर कहीं पॉइंट किसी और पॉइंट X पे भी वही वैल्यू हो, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो चार्ज के पास करीब होगी, दूर नहीं हो सकती। क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास, इसीलिए ये हमेशा जो है
इन्फिनिटी तक जा सकती है, अप्रोच करती है, ये एक्सटेंड होती है, फैली कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल टू इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, तो क्यों जाती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि उसकी टाइमनेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होती है कहाँ तक होती है, रेंज मतलब ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, इसलिए इसकी भी रेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज भी इन्फिनिटी तक होती है। ये एक नई बात थी, आप लोगों को मैं बताया। तो अब हम देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्या है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक, यार राइटिंग बहुत जल्दी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो सकती है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज क्यों है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ सामने नहीं होगी, ये बात भी याद रखो, पीछे हर साइड पे चारों तरफ हो सकती है, ठीक है। ये एक रेडियल फील्ड होती है, इसको कह सकते हैं रेडियस, जहाँ जिसके अलावा जाए सर्कल, सिमेट्रिकल फील्ड होती है, चारों तरफ हर तरफ होती है। मान लीजिए चार्ज क्या है, क्यू है, पॉइंट चार्ज है, इससे आगे दूर जा कर के यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और इधर एक चार्ज हमने रख दिया, क्यू का टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। अब इनके बीच में रेडियस आर, ठीक है, रेडियस क्या है, आर। तो अब इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन अवे होनी है, या फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अवे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये चीज़ें हमने सीखी है किस डायरेक्शन जाती है। अब हम अकॉर्डिंग टू जो आपके पास न्यूटन का क्या कौन सा है, नहीं, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। अब इस और इसके बीच में तो लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जहाँ हम Q1 किसको ट्रीट करेंगे, Q1 हमारे पास खाली Q होगा, और Q2 हमारे पास क्या होगा, Q0 होगा, और रेडियस तो हमारे पास R ही है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुताबिक आपके पास जो कूलम लॉ है, जो अभी हम स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किसके बराबर होगी, वो तो आपको पता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज, और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब जो कूलम लॉ है उसके मुताबिक किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी हमारे पास के Q1 की जगह क्या पुट करें भैया, Q, और Q0 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ये है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज़ को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 एम्प्लाइज वी गेट, हम क्या वो करेंगे, हमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स की जगह के Q0 डिवाइड बाई, एक Q0 नीचे है और R स्क्वायर हो जाएगा, Q0 कैंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी के Q डिवाइड बाई R स्क्वायर के। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है स्केलर फॉर्म में। अब इसकी वेक्टर फॉर्म रहती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, वेक्टर फॉर्म हमें तब चाहिए होगी जब चार्ज के साइन दिए हों, विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। आपको वेक्टर फॉर्म में बोलना, डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब आप वेक्टर फॉर्म चूज़ करोगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वेक्टर फॉर्म अगर यूज़ करेंगे तो के Q डिवाइड बाई R स्क्वायर है। अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस ये है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को वो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। कैसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के, यानी कि उसी तरह जिस तरह हमने कूलम लॉ में डिस्कस किया था कि अगर रेडियस 2 टाइम ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम होगी, अगर रेडियस हाफ हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा बेस नहीं करते। तो यहाँ पे देखें इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इसके बाद कौन सा यूनिट वेक्टर, के Q डिवाइड बाई R स्क्वायर और R केप ये वाला वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है, और R केप जो है वो है, इसको हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम Q टू Q0 पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आ गई आपके पास वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। इसके बाद ज़रा हम हल्के से MCQs को डिस्कस करने वाले हैं आप लोग,
ठीक है, जो बोर्ड वाले हैं यहीं तक आप लोग उनका लेक्चर हो सकता है। इसके अलावा आगे जो है वो बढ़िया लेक्चर, एकदम अच्छा लेक्चर हो जाने वाले हैं। तो हम ज़रा MCQs को हल्के से यहाँ से डिस्कस करेंगे, फिर हम मूव करेंगे आगे की तरफ। हो अभी है टाइम, तो देखिएगा आपके पास MCQs किस किस तरह के आ सकते हैं। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है आपके पास। द यूनिट और डायमेंशन तो हमने बात की है, ठीक है, वो उसी से कर लेना, उसके ऊपर भी आ सकता है। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। इस एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम है, वहाँ पे रखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी हो लगेगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 न्यूटन, या फिर क्या 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 न्यूटन, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 न्यूटन, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन। क्या होगी भैया, आसान है, बहुत ईजी है। देखिएगा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्राई करो करना है तो। देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है आपके पास फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है ई होता है, और ई किसके इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। तो फोर्स किसकी इक्वल होगी, यहाँ से फोर्स इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 10 की पावर 8 है, क्यू कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से ये प्लस 10 क्या हो जाएगा यार, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, इधर न्यूटन आएगी। फोर्स क्या होगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही ऑप्शन है आपका। तो फर्दर मूव करते हैं भैया। भैया आसान है न्यूमेरिकल्स या MCQs इसी तरह के आ सकते हैं, आप गौर से देखिएगा पढ़िएगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट आपके पास क्या हो सकती है, वो आपको भी पता है। कुछ यूनिट एक और भी है, ये भी देखें, वो तो आपने पता है न्यूटन पर कूलम है। इसके अलावा भी आपके पास इसी तरह की आ सकती है, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड है। द यूनिट ऑफ क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, दोनों फार्मूला सेम है। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कब बनेगी, तब यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी एक पॉइंट फिक्स पॉइंट की जो चार्ज से एक फिक्स डिस्टेंस की बात करेंगे तो तब उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज क्या हो सकती है, आपको दिया हुआ है क्या वोल्ट मीटर और दिया हुआ है न्यूटन कूलम और दिया हुआ है जी जॉल कूलम मीटर, या सी के बाद है डी आला। जो आते हैं वो सुने, ये तो आपको पता ये है ही है, इसको टिक करोगे तो गलत हो जाओगे। बाकी देखते हैं बाकी किस तरह, बाकी भी है ऑप्शन ये डी वाला, ठीक है। अब बाकी किस तरह है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होती है भैया, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज के, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल होता है क्यू डिवाइड बाई टी। तो चार्ज को हम ये भी लिख सकते हैं ना, आई टी। तो यहाँ पे आई टी पुट करें, एफ डिवाइड बाई आई टी। फोर्स की यूनिट अब न्यूटन, चार्ज की यूनिट एम्पियर, अब अच्छा इधर इस तरह का ऑप्शन नहीं है, चार्ज की यूनिट एम्पियर की, टाइम की यूनिट सेकेंड। अच्छा इस तरह भी हो सकता है वोल्ट मीटर जी आपके पास आई कहाँ से, इसके ऊपर बात करते हैं। एक इस तरह की यूनिट भी हो सकती है एम्पियर सेकेंड, ये भी आप यूनिट लिख सकते हैं। बट ये वोल्ट मीटर है ना, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रिलेशन है, ये आगे भी है, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं वो करूँगा। तो उसमें होती है डेल वी डिवाइड बाई आर, डेल आर। वहाँ पे जो डेल वी है वो क्या है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, और नीचे डेल आर है, डिस्टेंस है, मीटर होगी। तो इस तरह वोल्ट मीटर आया, ये भी ठीक हो गया। अब ये कैसे आया देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट होती है क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स वर्क किसकी इक्वल होता है, वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स किसकी इक्वल होगी, वर्क डिवाइड बाई एस जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, वर्क की यूनिट जॉल, और डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। फोर्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स की जगह जॉल, मीटर नीचे लिख दें, और कूलम है तो कूलम लिख दें।
तो जॉल कूलम पर मीटर, ये ऑप्शन सारे ठीक हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, कितना टाइम हुआ यार, थोड़ा लेक्चर ठीक है सही जा रहा है। तो अभी हम अपने लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे सिंपल से एमसीक्यूज होते हैं भैया, ये आप लोगों को आने चाहिए इस तरह के। ये रिपीटेड हैं, पहले भी आते रहे हैं टेस्ट 2 में, इंटरव्यू टेस्ट में। ठीक है, तो ये ईजी है। तो ज़रा न्यूमेरिकल्स करें। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के सेंटर में क्या होती है? अगर कोई चार्ज स्फीयर है, कंटिन्यूस चार्ज है, इस स्फीयर में पूरा का पूरा चार्ज है, अंदर बाहर बराबर। इसमें चार्ज स्फीयर है, इसमें इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे, इसकी वजह से फार्मूला आता है F=2k/Q(x) डिवाइड बाई r² प्लस x² का 3/2 होता है, 3/2 होता है। अब x जो है सरफेस स्फीयर से बाहर तक का क्या होता है? डिस्टेंस होता है, बाहर किसी भी पॉइंट तक। अब यहाँ स्फीयर पे बात करें, सेंटर पे x क्या होगा आपके पास? बिल्कुल 0 होगा। तो हम यहाँ पे x की अगर जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये सारा 0 हो जाना है। x ये क्या पुट कर देते हैं? 0, नीचे भी 0, तो ये 0 हो जाएगी, फोर्स 0 हो जाएगी। तो उसमें क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स अगर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऊपर 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। या एक रीजन से अंदर चार्जेस होंगे, वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, और तभी चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की या इंटेंसिटी की वैल्यू है वो 0 होती है। पॉजिटिव चार्ज और रिपेल करेंगे ना, सेम चार्जेस हैं, आपस में रिपेल करके एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? समझ आ रही है ना? काफ़ी टाइम हो रहा है। चलो अभी हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है आपके पास? सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सुपरपोजिशन। यानी कि मान ले ऐसा है, एक चार्ज यहाँ पे है, पॉइंट P पे Q0 चार्ज है, एक चार्ज कुछ इस तरह यहाँ पे है Q1 के लिए, एक चार्ज यहाँ पे है Q2 के लिए। इनकी वजह से फील्ड क्या होगी? अगर हम देखें तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल दूर भगाएगा, तो ये होगी E1 होगी, इसकी वजह से ये फील्ड होगी। और ये क्या करेगा? ये भी भगाएगा, ये इसकी फील्ड ये कुछ इसको डाटेड कर ले भैया, इससे अवे होगी तो चार्ज से, इसको भी ये चाहेगा ये चार्ज किधर जाए? इधर जाए, E2। अब दो वेक्टर आ गए, तो दो वेक्टर के बीच में आपके पास अभी एंगल भी है, मान लें बस कोई एंगल है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये वेक्टर फॉर्म की बात करें, जब वेक्टर में बताना हो तो तब हम ऐसे लिखेंगे, एक की वजह से अवे, दूसरी वजह से भी अवे। नेट होगी इनके बीच में से होगा, जो कि E होगा, E नेट जो कि E1 प्लस E2 होगा। ये आपको कैसे पता चला? बीच में से होगा। आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम रहा, उसमें हम कहते हैं कि दो वेक्टर अगर ऐसे दिखे, ऐसे मतलब दिखाई दे कि वो आपके पास पैरेललोग्राम की दो साइडों को शो करें, तो उनका जो नेट वेक्टर होगा वो उनका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो नेट वेक्टर होता है। ठीक है, ये मैथ में भी है, इसलिए ये आपके पास नेट वेक्टर आ गया। बट सिंपल आते हैं, उस तरह नहीं होते हैं आपके। मतलब एक चार्ज यहाँ रखा होगा, एक चार्ज यहाँ रखा होगा, एक Q1 है, एक Q2 है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनकी वजह से क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन ऐसी सी बातें होती हैं। ये चाहेगा ये इधर जाए, E1 चाहेगा इधर हो, E2 क्या चाहेगा? इधर हो। इस तरह की फील्ड लाइन होगी, बीच में 180 इस तरह जरूर एंगल आएगा। या पैरेलल होंगी, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? सब जब सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू EN करके करेंगे। जब डिफरेंट में डायरेक्शन में होती है दो फील्ड, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट E2 माइनस E1 कर देंगे, इस तरह करके उनका वो निकालेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ताकि आपको अंदाजा हो जाए न्यूमेरिकल टाइप को। तो ये सुपर पोजिशन होगी ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आपके यानी कि नेट जो फील्ड अगर ये उसको हम ऐसे सम करेंगे जैसे हम एक सिंगल वेक्टर निकाल सकें उससे। तो देखिएगा आपके पास है ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 1 Q2। क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेस एक है Q1 जो कि आपके पास है प्लस 0.2 कूलम, और दूसरा Q2 है जो कि क्या है? प्लस 0.4 कूलम है। और R प्लेस को रखा गया है कैसे?
प्लस 0.1 मीटर। यार हम ये नहीं लिखे, सिर्फ ये लिखें कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बतानी है कहाँ कहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। दो चार्जेस है तो उनकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लें एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भैया? 1 मीटर का है। नहीं 1 नहीं है, 0.1 आई थिंक 0.1 मीटर है। अब फील्ड ये पूछ रहा है कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। दोनों चार्जेस प्लस हैं जी, बिल्कुल प्लस है, दोनों चार्जेस प्लस है। और Q1 हमारे पास 0.2 कूलम है, ये 0.4 कूलम है। एक 0.2 है, एक 0.4 कूलम है। तो दोनों को आपने क्या करना है, अब देखिएगा सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की क्या होगी? अगर सेंटर ये है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। जिस सेम चार्जेस है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, बट सेंटर में होगी इस बात का वो नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4 है, 0.4, इसका मैग्नीट्यूड 0.2 है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम लॉ में कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो भी हो फोर्स सेम लगेगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे आगे जाए। तो मिड पे यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये 4 कूलम, ये हमारे पास 0.2 कूलम। जीरो होगी तो इसके पास होगी, मिड के बजाय थोड़ा इसके करीब होगी, इससे थोड़ी दूर हो, वहाँ पे जीरो होगी, वहाँ पे दोनों की फील्ड बराबर लग रही होगी, तभी वहाँ पे जीरो। हम क्योंकि हमें जाते जाते हैं फील्ड कम होती जाती है, तो मिड पे नहीं होगी। ये मिड पॉइंट है, मान ले P पॉइंट है। अब मिड पे क्या होना है, ये चाहेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख के चेक करेंगे, तो ये चाहेगा ये इधर जाए, तो E2 की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। मान लीजिए पॉइंट A था, ये B पे था, B पोजीशन B, और ये जो चाहेगा किस तरफ जाए, अब ये जाए E1 इधर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है भैया? नज़र भी आ रहा है, एकदम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी है दोनों के बीच में। मिड पे देखना है इलेक्ट्रिक, तो क्या हो गया आपके पास? E1 हम निकाल सकते हैं। E1 कैसे निकाल सकते हैं कि Q1 डिवाइड बाई R। अब 0.1 का आधा जब आप करेंगे तो क्या आएगा? 0.05। तो R स्क्वायर, तो K कितना है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। Q1 कितना है? 0.2 कूलम, और ये आएगा 0.05 का स्क्वायर। अब जब इनको कैलकुलेट करते हो तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप कैलकुलेट करना। आंसर क्या आता है? E1 आता है आपके पास 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, ये आता है 7.2। इसी तरह आप E2 कैलकुलेट करोगे, E2 कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आएगा? E2 होगा K 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, और K की बात Q2 0.4, और नीचे आपके पास है 0.05 ही होगा, क्योंकि मिड से दोनों की तरफ डिस्टेंस बराबर होना है। तो E2 आपके पास आती है भैया 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम है। अब ये आइए, अब आपके पास नेट फील्ड किस तरफ होगी? नेट फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है E2 की मिड पे, किससे? E1 से। E1 की है, नेट इसकी तरफ होनी है। देखिए अगर आप कहते हो कि यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो नेट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमेशा 10 - 5 करेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो वही नेट होगी। यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है भैया। तो E2 कैसे आएगा? नेट कैसे आएगी? E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E1 करते हैं, तो ये आंसर आपके पास आता है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस की है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो तब हम प्लस कर रहे होते, समझ आ रही है चीज़ें भैया? ठीक है, मिड पे ये सेम डायरेक्शन में हो तब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस करेंगे। तो अब हम एक और न्यूटन की तरफ चलते हैं, जो आपके पास है, इम्पोर्टेंट भी है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, क्या है? 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, एक है Q1, मान ले मैं सिर्फ डायग्राम बनाता हूँ। एक है Q1 चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड है 16 माइक्रो कूलम है। फिर एक Q2 चार्ज है जिसके जो मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रो कूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है ना, 3 मीटर डिस्टेंस है। तो आपने बताना है फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस। इन दोनों के बीच में लाइन जो है, इसमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। तो या अगर दो सेम चार्जेस हो तो इनके बीच में नेट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है।
बट मिड पे नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं है। क्या नहीं है? मिड पे नहीं होगी फील्ड। अब होगी मगर इसके पास होगी, Q2 के पास, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो मान लें करीब करीब एक पॉइंट है, हमने मान लिया यहाँ पे जीरो होगी, P पॉइंट पर हमने कोई एक पॉइंट को जिम किया, इस पर जीरो होगी। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? पूरा है 3 मीटर। तो मान लें P से इस B पॉइंट तक, या ये है P से B तक जो डिस्टेंस है इसको हम x कह लेते हैं, या इसको x कह लें। ये क्या होगा? 3 माइनस एक्स। नहीं समझे? ये x है तो ये 3 माइनस एक्स होगा। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। जहाँ आप ये कह सकते हो ये 3 पूरे में से माइनस एक्स करोगे, ये वाला निकालोगे, ये पूरा 3 है, 3 में से ये वाला निकालेंगे, ये बचेगा, तो तभी इसको मैंने 3 माइनस एक्स कहा। ठीक है, तब हमने देखना है अभी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितने डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी, Q1 से कितने दूर और Q2 से कितने दूर। समझ आ रही है बातें? बिल्कुल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बराबर होगी। इस पॉइंट पे जीरो हो रही है तो मतलब जितनी इसकी Q1 की वजह से हो रही है इतनी इसकी वजह से भी हो रही है, दोनों की जो फील्ड होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो हम E1 जो होगी, फिर से देखिए, इसकी वजह से कैसी होगी? अवे होगी। इसकी वजह से कैसी होगी? अवे होगी। तो ये E1 होगी, ये E2 होगी। तो E1 इक्वल होगी किसके? E2 के। E1 क्या होगी? E1 होगी आपके पास के Q1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर होगी। और Q2 क्या होगी? के Q2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है बात में? बिल्कुल समझ आ रही है। के से कैंसिल होगा तो ये Q1 कितना है हमारे पास? 16 माइक्रो कूलम, एक्स स्क्वायर ये कितना है? 4 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई कूलम कूलम माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे, तो क्या बचना है? 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए मेरी साइड पे कर रहा हूँ, तो ये चीज़ इधर ऊपर आएगी, यानी कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये 4 डिवाइड बाई क्या है? 16 हो जाएगी। अभी आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, इधर से अंडर रूट कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे खाली एक्स आएगा इक्वल टू ये होगा 2 डिवाइड बाई 4 आएगा, 2 डिवाइड बाई 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4 3 12 माइनस 4x इक्वल टू 2x। इसको उधर ले जाएं, 12 इक्वल टू 2x प्लस 4x क्या है? 6x। 12 इक्वल टू 6x, 6 को डिवाइड करें भैया, x कितना आया है? 2, x इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि इससे Q1 से 2 मीटर दूर क्या होगी? 0 होगी। और Q2 से कितनी होगी? यानी कि Q2 से कितनी दूर होगी? इसको x1 के लिए, x2 कितना आया है? 3 माइनस एक्स, ये x है तो x दूसरा x डैश लो, x डैश कितना आएगा? 3 माइनस एक्स, x डैश आएगा आपके पास 3 माइनस 2, x डैश इक्वल टू 1 मीटर। तो आपके पास इससे 1 मीटर दूर जाके दूर होगी। तो याद रखें, जब भी दो सेम चार्जेस हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जब डिफरेंट चार्जेस हों उनके बाहर जीरो होगा। ये एमसीक्यू जा सकता है। सेम चार्जेस हो उनके दरमियान में जीरो, डिफरेंट चार्जेस हो उनसे उनके बाहर जीरो होगी। ठीक है, इनके बाहर जीरो होगी जब डिफरेंट चार्जेस होंगे। देखिए कैसे हो सकती है, डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो अब दरमियान में रखें इसको, ये एक प्लस हो एक माइनस हो। अब ये प्लस है एक माइनस है, फिर देखिए दरमियान में क्या हो सकता है। ये क्या चाहेगा? ये रिपेल हो जाए, ये चाहेगा E1 क्या होगी? रिपेल होगी। E2 ये माइनस होने की वजह से ये रिपेल नहीं करेगा, ये अपनी तरफ ही खींचेगा, E2 अपनी तरफ होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो आपके पास एड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 होगी, बट यहाँ पे डायरेक्शन मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी? बाहर जीरो होगी। बाहर कहाँ पे जीरो होगी? अब ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये -4 कूलम है मान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इससे बाहर जीरो होगी, इससे बाहर जीरो होगी। ये चाहेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ, क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, जहाँ से ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बट ये क्या चाहेगा? ये इसको दूर भगाने की सोचेगा, ये इसको दूर भगाने की सोचेगा, ये दूर भगाए तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बाहर जीरो हो सकती है। ठीक है, वहाँ क्यों नहीं जीरो होगी? यहाँ पे ये तो इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बहुत ज़्यादा अपने तेज़ी से यानी कि बाहर की तरफ इसको फेंक सकता है। और ये इतना ये E2 ये है, ये वाला, ये अपनी उतनी इसकी अट्रैक्शन नहीं होगी ताकि ये अपनी तरफ बैलेंस कर सके दोनों को। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके पास बताने का कि अगर दो चार्जेस सेम हो तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? दरमियान में रखने से। लाजमी नहीं कि मिड में रहो, दरमियान में कोई भी डिस्टेंस जो स्मॉल चार्ज है उसके करीब भी आपके पास जीरो हो सकती है।
डिफरेंट प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, दोनों के केस में दरमियान में जीरो नहीं है। जब डिफरेंट चार्ज होंगे तो बाहर जीरो है, ठीक है, बाहर जीरो है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है आपके पास। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब सेम चार्जेस होंगे तब शॉर्ट ट्रिक कौन सा यूज़ करना, सेम चार्ज होंगे डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा शॉर्ट ट्रिक, Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई R, जो कि यहाँ पे क्या था 3 मीटर। वो पहले वाला केस अगर नहीं इसको प्लस ही माने, प्लस ही मान के, तो तब आपके पास इसको कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं, ये E1 है ये E2 है, इस तरह तब कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं। Q1 कौन सा होगा, Q1 समान चार्ज होगा, समान चार्ज होगा। देखिए करके देखते हैं। Q1 क्या है आपके पास, समान चार्ज √4। Q2 क्या है, Q2 आपके पास है भैया 16 और प्लस Q1 कितना है 4, तो ये आएगा 2, ये कितना आएगा 16 का 4, ये कितना होगा ये 2, यानी कि 2 डिवाइड बाई, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर 3 है भैया, बाहर 3 है, यहाँ बाहर क्या है 3, तो ये आपके पास 4 और 2 कितना होता है 6, बाहर क्या है 3, तो 3 2 6, 3 2 6, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना आया 1। तो 1 कौन सा था, जो आपके पास Q2 से जो डिस्टेंस, ये वाला 1 2 आया था, एक के लिए ये होगा। अगर x इसको मान लें, इसको 3 - x मान लें, ठीक है, तो अब बस यही आया x आया, तो फिर आप इसको इस तरह करोगे यार, किस तरह करेंगे, ठहरे इस तरह करेंगे ना, ये 3 आया 4 + 2 6, एक 1 आया था ना, दूसरा आपके पास 2 आ जाएगा, टोटल 3 है, टोटल ये कितना है, ये 1 है, तो बचता कितना है पीछे 2, 3 में से, तो ये 2 दूसरा वाला होगा, ठीक है। तो ये सेम चार्जेस के लिए ये है टेक्निक, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो आपके पास मैं वो बता के छोड़ देता हूँ। वो क्या है, x = Q1 डिवाइड बाई √Q2 - Q1 बाहर R। इधर भी Q1 क्या है, Q1 समान चार्ज होगा, समान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसी तरह आपके पास। तो अल्लाह हाफ़िज़।